बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी उकर पहले रौरमन के एगो बहुत खास अहम जानकारी देवे के है कि देखू कोरोना एखन ख़त्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जा है से ले रौरमन से आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि रौरमन आपन और आपन छुआ मन के ख्याल रखू, 2 गज कर दूरी बनाए के रखू, मास्क जरूर पहनू और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ के जरूर धोवू। एक का हुई कि कोरोना दोबारा दोहरा के हमिन के पास नहीं आवी और हमरे स्वस्थ रहब, मस्त रहब। तो किसान भाई बहन मन, अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए से पहले चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जनजातीय किसानों के उन्नति के लिए है ट्राइबल सब प्लान योजना। तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन होता है लाभकारी। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जाती है। राज्य के जनजातीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के किसानों को कई तरह के कृषि कार्यों से संबंधित जैसे केचुआ खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए सहयोग भी प्रदान की जाती है। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागन की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है, जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तेलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। ठंड के मौसम में पशुपालकों को अपने पाले हुए पशुओं के आवास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे आवास गीला ना हो, ज्यादा हवा आवास में नहीं आए, साथ ही पशुओं को दिन में धूप में रखना चाहिए। साथ ही आवास में अलाव इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पशु ठंड से बच सके। इस प्रकार आवास का प्रबंधन कर पशुओं को ठंड और उससे होने वाले बीमारियों से बचा जा सकता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। भीड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं और साफ सफाई का ख्याल रखें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम कर। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरेमन के जानकारी देवत ही। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रोरेमन के फिर से एक बार स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। तो आज का जो जानकारी है
कि गर्मी कर मौसम में पशु मन में टीकाकरण कर महत्व ये तो बहुत ज़रूरी है। रौरे मन भी जाना थी, हमरे भी जाना थी कि पशु मन में टीकाकरण कितना ज़रूरी है। कहे कर मतलब है कि अगर पशु मन में टीकाकरण हो गलक तो स्वस्थ पशु हो गलक है नहीं। और टीकाकरण साल में कम से कम 2 बार होए के चाहिए। एक से कहा वेला कि पशु मन में मुँह पका रोग, खुर पका रोग, सर्दी बुखार एक से निजात मिलेला और पशु मन स्वस्थ रहेला। तो चलू हमरे सीधे इके फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी लेवा थी। गर्मी के मौसम में पशु के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन यदि देखरेख और खान पान संबंधी कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्मी में पशु को बीमार होने से बचाया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि गर्मियों में पशुओं के बीमार पड़ने से बचाने की दिशा में टीकाकरण काफी कारगर साबित होता है। जैसा कि गर्मी के मौसम में पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार तो मर भी जाते हैं। तो पशुओं को बचाने के लिए गर्मी के मौसम में टीकाकरण काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अगर ससमय टीकाकरण हो जाए तो पशु को बचाया जा सकता है। आज हमारे साथ रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गर्मी के मौसम में पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है। पशुओं में बीमारियों की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इस समय खान पान का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि उस समय गर्मी के मौसम में जैसे ज़्यादातर पशु जो अगर जिसको हम लोग चरा कर रखते हैं, घास की भी उपलब्धता कम होती है, तो उस समय भी पशुओं में इसके कारण भी संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी उसमें बीमारियां होने की संभावना होती है। तो बीमारियों से बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे झारखंड में जो पशुपालन करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं तो बकरी पालन, सूकर पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, तो ये जो पशु हैं हमारे किसानों के साथ जुड़े हैं और उनकी आय का एक मुख्य स्रोत हैं। तो इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि बीमारियां पशुओं में अधिक होती है और बीमारियों के कारण पशुओं में मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी हानि होती है। तो इसको हम लोग कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम लोग टीकाकरण करके इससे उसका बचाव कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि बीमारियों का बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है इलाज से, क्योंकि अगर बचाव करते हैं तो पशु बीमार नहीं पड़ेंगे और उसका जो आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि जब पशु बीमार पड़ते हैं तो उसके उत्पादन क्षमता में कमी आती है, किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, दवा का खर्च होता है, डॉक्टर का खर्च होता है, तो काफ़ी नुकसान होता है। उसके कारण उसके बावजूद भी पशुओं की बचने की संभावना जो है कि वो कभी कभी जो है कि उसके बाद भी पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु चिकित्सक कहते हैं कि जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग पशुओं को ज्यादा बीमार करते हैं। इसमें विषाणु जनित रोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दवा भी इन पर बहुत अधिक असर नहीं कर पाती है। ऐसे में टीकाकरण ही सबसे प्रभावी होता है। इसमें जीवाणु जनित और विषाणु जनित 2 तरह की बीमारियां ज़्यादा प्रमुख है, और विषाणु जनित जो बीमारी होती हैं वो ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि ये दवा से भी उनका इलाज संभव नहीं है। तो उसका एकमात्र उपाय है कि टीकाकरण करके ही उसका बचाया जा सकता है। तो विषाणु जनित रोग खास करके देखा जाता है झारखंड में ज़्यादातर किसान हमारे बकरी पालन से जुड़े हैं और सूकर पालन से जुड़े हैं। तो बकरी पालन में अभी के मौसम में, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम अभी आने वाला या आ चुका है कह सकते हैं, तो इस समय पीपीआर बीमारी की होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। और हमारे किसान भाई जानते होंगे पीपीआर, जैसे ही मैं बताऊंगा इसके लक्षण तो समझ जाएंगे, भले ही नाम से ना जाने। पीपीआर जो बीमारी होती है उसमें देखा जाता है बकरियों के नाक से आँख से पानी आना और दस्त होना। बीमारी तेज़ी से एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलती है, धीरे धीरे पूरे गांव को चपेट में लेती है, बड़ी संख्या में ये बकरियों की मृत्यु होती है। तो पीपीआर को बकरियों का प्लेग भी कहते हैं और ये विषाणु जनित रोग है। तो ये पीपीआर जो बीमारी है, इससे बचाव के लिए अभी का समय, या अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया पीपीआर का, तो पीपीआर का जल्द से जल्द अपनी बकरियों में टीकाकरण कर दें। पहला टीका 4 महीने या उससे ऊपर की बकरियों को दिया जाता है। 1 ml मात्रा चमड़े में। टीका का खर्च भी काफ़ी कम है, प्रति टीका 4 से 5 रुपये खर्च आप प्रति बकरी आएगा। तो इससे कर करके आप पीपीआर जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जो बड़ी संख्या में बकरियां इससे मरती है, उससे उसका बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाता है कि सूकर में
जो किसान जो है सूकर पालन से जुड़े हैं वो भी गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि वो काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है, इसको स्वाइन फीवर या सूकर ज्वर कहते हैं। इसका भी लक्षण जो होता है उसमें तेज बुखार होता है, पशुओं में तेज बुखार होता है, पशुओं का अचानक मरना, पशुओं में लंगड़ापन शुरू हो जाना, खाना पीना बंद कर देना, और ये भी बीमारी बहुत तेज़ी से एक सूकर से दूसरे सूकर में फैलती है और धीरे धीरे ये बीमारी जो है पूरे गांव में के सूकरों को चपेट में ले लेती है और बड़ी संख्या में पशुओं में मृत्यु दर लगभग 90% 95% तक पशुओं में मृत्यु हो सकती है सूकरों में। स्वाइन फ्लू की वजह से शुकरों की हालत दिन ब दिन खराब हो जाती है और कई बार मौत तक हो जाती है। ये बेहद खतरनाक माना गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते स्वाइन फीवर टीका ज़रूर दे दें। पहला टीका 2 महीने या उससे ऊपर के पशुओं को दिया जाता है। स्वाइन फीवर की वजह से 90% तक मृत्यु दर देखा गया है। स्वाइन फीवर टीका, पहला टीका 2 महीने या उससे ऊपर के बच्चों को दें और फिर साल में एक बार ये टीका दे करके ये जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है स्वाइन फीवर, इससे उसका बचाव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पशुओं की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, अगर गर्मी में बरसात के समय में, तो एक खुरहा बीमारी जो सभी पशुओं में होती है, इसमें बकरियों में, गाय में, भैंस में, बैल में, सूकर में, ये सभी में बीमारी होती है और ये मुख्य रूप से बरसात के समय या ठंड के समय ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उससे पहले ही उसका टीकाकरण, अभी आपने उसका टीकाकरण नहीं कराया तो जल्द से जल्द इसका भी टीकाकरण आप करा दें। खुरहा जो बीमारी है, खुरहा चपका या खुरहा मुंहपका ये बीमारी कहते हैं, FMD भी इसको कहते हैं। इसके लक्षण है कि मुँह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में घाव हो जाते हैं, लंगड़ापन शुरू हो जाता है, खुर में घाव हो जाता है, खुर अलग हो जाता है, खाना पीना कम कर देते हैं, इनके बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता जो पशुओं में वो कम हो जाती है। और इस तरह से ये जो खुरहा जो बीमारी है काफ़ी नुकसानदायक होता है। दूध उत्पादन जो पशु से करते हैं, दूध की काफ़ी उसमें क्षमता में कमी आ जाती है, दूध देने की क्षमता में कमी आती है। बकरी दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं ये पशु और मरने लगते हैं। इन विषाणुजनित रोगों के अलावा कुछ जीवाणुजनित रोग भी हैं जो पशुओं में लगते हैं और उनका टीकाकरण जरूरी हो जाता है। HS और BQ काफी खतरनाक माना गया है, जो कि जीवाणुजनित रोग है। HS को गला घोंटू कहते हैं। इसमें गर्दन के पास फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना लक्षण माना गया है। अगर इलाज सही समय पर ना हो तो पशुओं की जान भी जा सकती है। जीवाणुजनित रोग की बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है HS और BQ ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और जीवाणुजनित रोग है। ये बीमारी अगर पशुओं में, खास करके गाय, भैंस, बैल में देखा जाता है, बकरियों में भी होता है, सूकरों में भी कभी कभी होता है। तो ये जो HS बीमारी है इसको गला घोंटू कहते हैं। इसमें गर्दन के पास स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और सही समय पे इलाज नहीं करने से पशु इसमें मर जाते हैं। तो ये इसका भी टीका आप दे सकते हैं। इसका भी टीका जो 6 महीने का जो बछड़ा है उसको आप पहला दे सकते हैं, उसके बाद साल में एक बार इसका टीकाकरण कर सकते हैं। उसी तरह BQ लंगड़ी बुखार कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर ये बड़े पशुओं में होता है। इसमें देखा जाता है पुट्ठा में स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, मांस में स्वेलिंग हो जाता है और उसमें खून जमा हो जाता है, काफ़ी दर्दनाक होता है, फिर वो फूट जाता है और इस तरह से ये कभी कभी इससे पशु मर भी जाते हैं। तो ये इसका भी टीकाकरण करके इसका बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन, ये रहे पशु मन में टीकाकरण कर महत्व कर बारे में जानकारी। अब दूसरी जानकारी वो भी बहुत खास है। वो खास है कि कद्दू वर्गीय सब्जी में लगे वाला रोग कर बारे में। तो किसान भाई बहन मन, रौरे मन इतने मेहनत से, इतने परेशानी से सब्जी लगाएला। कद्दू वर्गीय मतलब हो गया कि नेनुआ, झींगी, करेला, कोहड़ा ये सब कर है ना। अब रौरे में इतने मेहनत से खेती करेला और ओकर में कीट लग गलक, रोग लग गलक, तो किसान मनकर बहुत परेशानी होएला, बहुत नुकसान होएला। तो ये परेशानी और नुकसान से बचे के चलते चलो रौरे मन के हमारे का जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, उनकर से जानकारी लेवा थी और उनकर से बातचीत करा थी। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर मुख्य उत्पादों के साथ भरपूर मात्रा में सब्जी की खेती की जाती है। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कीट विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर PK सिंह हैं। हम इनसे जानते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जी में कीट और रोग के बारे में। खास करके हमारे झारखंड राज्य में किसान भाई जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, इसमें कद्दू होता है, नेनुआ होता है, खीरा होता है, झींगे होता है, करेला होता है,
तरबूज, खरबूज बहुत सारे आते हैं जो लत्तेदार वर्ग के सब्जियां, जिसको हम कद्दू वर्ग की सब्जियां कहते हैं। और हमारे झारखंड राज्य में किसान भाई जो हैं खास करके हाइब्रिड बीज का, महंगे बीज का प्रयोग करते हैं, अच्छा मेहनत भी करते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वो फसल सुरक्षा के प्रति अगर ध्यान ना दें तो उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक फसल सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी के समय में कुछ ऐसी प्रजातियाँ आ गई हैं कि जिसके आप देखेंगे कि सालों भर हमें एक लत्तेदार सब्जियों की सब्जियाँ मिलती है जिसे हम खाते हैं। तो हमारा यह कहना है खास करके कद्दू वर्गीय में सब्जियों में जो भी कीड़े हैं या बीमारी लगते हैं सब एक तरह के कॉमन है, वो नेनुआ हो या करेला हो या खीरा हो या कुछ भी हो। अगर मैं बात करूं कीट की तो सर्वप्रथम यहाँ पर के क्लाइमेट में, झारखंड राज्य क्लाइमेट में 2 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो अभी जैसे मौसम बदल रहा है, बहुत सारा ये हो रहा है, तो वैसे परिस्थिति में अभी के समय में जो किसान भाई लगाएंगे उसमें रस चूसने वाले कीड़े माहू का प्रकोप हो जाता है। दूसरा एक कीड़ा ये होता है जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां का निकलते हैं, वो 2-3 पत्ते की अवस्था में रहते हैं, तो उस समय एक लाल भृंग कीड़ा होता है जिसको हम लोग रेड पम्पकिन बीटल कहते हैं, उसका भी प्रकोप हो जाता है। और एक तीसरा कीड़ा जो बहुत से महत्वपूर्ण है, जो कि सीधे नुकसान हमें पहुंचाता है किसान भाइयों को, वो फल छेद देता है, वो उसको हम लोग फल मक्खी कहते हैं। जो इसकी जो फल मक्खी जो होती है, जो खास करके वो जब फलियां बनती है उस समय फलियां की जो त्वचा होती है मुलायम होती है, उसी समय वो उसको नुकसान कर देती है, अंडे दे देती है। या जब फल जब पकने लगता है तो उस समय भी पत्तियां मुलायम रहती है, फल मुलायम रहता है, तो उस समय वो अंडे दे देती है, अंडे से पिल्लू निकलते हैं, वो खास करके नुकसान पहुंचाते हैं। और जहाँ तक रहा बीमारी की बात, तो यहाँ पर 3-4 तरह की बीमारी लगती है। एक लगता है जड़ सड़न रोग लगता है, दूसरा एक पाउडरली मिल्ड्यू होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू होता है, और एक फल सड़न बीमारी होती है। ये 4 तरह की बीमारियाँ मुख्यतः हमारे राज्य में ये पाई जाती है। खास करके जो अभी के समय में अगर किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों को लगा रहे हैं तो ये एक ध्यान रखें कि जिस खेत में अगर वो लगा रहे हैं उसके चारों तरफ 2 लाइन मक्के के लगा दें, जिसको कि हम लोग ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इससे भी होता है कि बहुत सारी फल मक्खियाँ उड़ करके नहीं आती है, क्योंकि ट्रैप क्रॉप को जो हम लोग लगा देते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और जब भी किसान भाई अगर अभी लगा रहे हैं, कीटों से बचाव करना है, तो अभी के समय में जब लगा रहे हैं तो 250 kg नीम की खल्ली अभी डालें प्रति हेक्टेयर की दर से, और फसलों को लगाएं। और करीब 30 दिन के बाद पुनः 250 kg नीम की खल्ली डालें। इससे ये होगा कि भूमि में लगने वाले कीड़े जो है समाप्त हो जाएंगे और उसका प्रकोप नहीं होगा। दूसरा जो है जैसे ही कद्दू वर्गीय फसलें निकलती हैं, अगर 3-4 पत्तियों की अवस्था में रहती हैं, तो किसान भाई देखे होंगे एक लाल भृंग कीड़ा होता है, रेड पम्पकिन बीटल, वो नुकसान करता है। तो शुरू की अवस्था में उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। ये कीड़ा जो है शुरू में पत्तियां ही नहीं रहेगी, उसको खा जाता है तो पौधे पूरी तरह मर जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें पत्तियां ज़्यादा निकलती है, तो अगर कीड़े का डैमेज भी होता है तो पौधा जो है अपनी भरपाई कर लेता है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जो उनका जो देशज ज्ञान खास करके इस समय में है, कि जब इसका कीड़ा दिखता है लाल भृंग कीड़ा, तो वो राख का छिड़काव उसके ऊपर कर दें और शुरू की अवस्था में उसको बचा लें। और जहाँ भी कद्दू की सब सब्जियाँ लगाए हैं वहाँ पर खेतों को साफ़ रखें, जड़ के पास घास फूस ना रखें, उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। अगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कीड़ा का प्रकोप हो रहा है तो एक दानेदार दवा आती है कार्बाफुरान, उसकी जो है मतलब 1 ग्राम मात्रा को 3 स्क्वायर मीटर में डाल दें और उसको कोड़ दें, तो इससे भी उसका नियंत्रण हो जाता है। अब रही बात, जैसे ही अभी के समय में देख रहे हैं कि किसान भाई मौसम बदल रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है, कहीं पानी हो जा रहा है, कहीं बादल हो जाता है, तो ये माहू के कीड़े के लिए बहुत ही मतलब वृद्धि करने के लायक मौसम अनुकूल रहता है। अगर उसको देखें, ये माहू जो कीड़े होते हैं मुलायम पत्तियों से, फूलों से, फलियों से वो रस चूसते हैं, रस चूस के नुकसान पहुँचाते हैं। अगर इनका प्रकोप ज़्यादा दिख रहा है किसान भाई, तो नीम से निर्मित दवा जो होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एजाडेक्ट्रिन है, 100 ppm की दवा है, 1000 ppm की जो दवा है उसकी 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव करें। तो किसान भाई बहन बोलूँ, आज कर जानकारी रोरमन कैसन लागल? बेस है नहीं, तो हम तो रोरमन ले बेस जानकारी लेके आबे करेला, और से ले रोरमन के पता भी लिखा देवे लेगा। पता अगर भुलाए गलत कोनो हो गलत तो दोहराए के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज इजाज़त दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।